बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया है और उसमें हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था गैसियस एक्सचेंज। अब गैसियस एक्सचेंज में हमने सिस्टमेटिकली जो इसके टॉपिक्स हैं वो सिस्टमेटिकली लेकर हम चल रहे हैं। लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था एयर पैसेज वे, अब उसके बाद हमने उसके अगले एपिसोड की तरफ आना है और देखना है कि लंग्स क्या होते हैं। लंग्स की पूरी डिटेल आज पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम आके चलकर हम जाएंगे टुवर्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या देखना है कि लंग्स के बारे में। तो इससे पहले कि हम लंग्स को स्टार्ट करें, हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ताकि हम उसके एक एक पार्ट को हाईलाइट कर सकें और समझ सकें और साथ साथ उसको एलेबरेट भी कर सकें। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे किस चीज़ की, लंग्स की। लंग्स बच्चों सबसे पहले देखो इसको हम क्या कहेंगे, दीज आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स, प्रिंसिपल ऑर्गन्स। लंग्स के प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। इससे कोई इनकार तो नहीं कर सकता, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। और इसी तरह से ये क्या होते हैं, बेसिकली क्लोज्ड सैक्स। क्लोज सैक्स किस तरह से होते हैं ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। क्लोज सैक्स जो है इस तरह से हैं कि ये कनेक्टेड हैं बेसिकली आउटसाइड। ये क्या होते हैं, दे आर कनेक्टेड आउटसाइड। आउटसाइड अब देख ली सिस्टमेटिकली, अगर हम देखें तो आउटसाइड जो इसका कनेक्शन बन रहा है, एक तो आपको सबसे पहले क्या मिलता है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद आप आगे चलोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, ये नॉस्ट्रिल्स, और फिर दूसरी तरफ क्या मिल जाएगा आपको, माउथ। यानी क्लोज सैक्स हैं, यानी एक तरफ से ये ओपन होते हैं, किसके साथ कनेक्टेड है आउटसाइड जाने के लिए, ट्रैकिया, फिर नॉस्ट्रिल्स और फिर उसके साथ साथ माउथ। ये इसलिए इसको कहा जाता है क्लोज सैक्स का नाम दिया जाता है। शेप के लिहाज से अगर आप जाएंगे तो ये किस किस्म के होते हैं, दे आर कोनिकल इन शेप। तो शेप के लिहाज से आप डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट क्या है, ये कोनिकल इन शेप है, क्या चीज़, लंग्स। इसी तरह से बच्चों देखो कि ये फिर क्या होते हैं, ये स्पॉन्जी इन नेचर होते हैं, इन नेचर। वजह क्या है, वजह इसकी सिंपल सी होती है, ड्यू टू बिलियंस ऑफ एल्वेओलाई। बिल्कुल जैसे स्पंज होता है उसी तरह से ये स्पंजी नेचर होते हैं, और इसकी वजह क्या होती है, बिलियंस ऑफ एल्वेओलाई। तो इस वजह से ये स्पंजी इन नेचर होते हैं, क्या चीज़, लंग्स। अब उसके साथ साथ देखिए ये इसकी जो बेस होती है, बेस ऑफ द लंग्स। बेस ऑफ द लंग्स के बारे में आपने बताना होगा, ये किस पे होती है, ऑन डायफ्राम। डायफ्राम ये देख सकते हैं, ये लंग्स है, ये इसकी बेस है, ये इसकी बेस है, किसके ऊपर है, ऑन दी डायफ्राम। और ये जो आपको स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, व्हाट इज दिस, ये डायफ्राम है। डायफ्राम के बारे में भी हम बताते हैं। तो ये क्या है, बेस ऑन दी, बेस इसकी कहाँ पे होगी, ऑन दी डायफ्राम होती है। और इसी तरह से इसका जो एपेक्स है, एपेक्स, एपेक्स के बारे में आपको मालूम हो, ये कहाँ पर होगा, अबव द फर्स्ट रिब। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ तो खैर आपको थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन बेसिकली क्या होता है, अबव द फर्स्ट रिब, ये थोड़ा सा ये ऊपर होता है, इस पे इसका एपेक्स, किस चीज़ का, लंग्स का। तो एपेक्स अबव द फर्स्ट रिब, ये इसकी क्या आ जाएगी आपके पास, पोजीशन आ जाएगी। इसी तरह से देखिए
कि ये दो लंग्स हैं, ये दो लंग्स हैं, इनके दरमियान आप देख सकते हैं कि स्पेस आपको नज़र आ रही है, ये दोनों लंग्स के दरमियान ये जो स्पेस बेसिकली जो होती है बिटवीन द लंग्स, किसको हम कहते क्या है? इस स्पेस को, ये जो स्पेस है इसे नाम देंगे मेडिएस्टिनम, और फिर साथ साथ बीच में दूसरी क्या चीज़ आ जाती है, ये आपने क्या शो किया मैं इसमें, हार्ट। तो ये हार्ट की स्पेस, ये इमेजिनरी तौर पर हमने यहाँ पे शो किया डायग्राम, ये लेफ्ट साइड स्लाइटली लेफ्ट, और ये ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, और ये बीच में जो दो लंग्स के दरमियान जगह है इसे मेडिएस्टिनम का नाम दिया जाता है। तो हम ये चीज़ बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि स्पेस जो है बिटवीन लंग्स, स्पेस बिटवीन लंग्स जो है वो हमने अभी रेफरेंस आपको दे दिया। एक क्या है इसमें, मेडिएस्टिनम, और फिर दूसरा क्या आ जाता है इसमें, हार्ट। ये स्पेस फिल्ड होती है इसकी वजह से। इसी तरह से एक और अहम चीज़ इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि राइट लंग जो होता है रिप्रेजेंट करता है राइट, आर फॉर व्हाट, राइट लंग। राइट लंग जो है बेसिकली क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट्स के तकरीबन 56% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम किस चीज़ का, ये लंग्स का, टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, ये रिप्रेजेंट करता है राइट लंग। ठीक है जी। और इसमें कितने लोब्स होते हैं, इसमें 3 लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। किस में, राइट लंग में। ये राइट लंग हमने शो किया है, ये राइट लंग, इसमें आप देखिए इसमें 3 लोब्स होते हैं। 3 लोब्स को हम इमेजिनरी डायग्राम से यहाँ पे शो कर सकते हैं कि 3 लोब्स किस तरीके से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये देख सकते हैं डॉटेड लाइन से हम इसको यूँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप देखिए कौन कौन से लोब्स हैं। ये ऊपर की तरफ जो है इसे कहेंगे सुपीरियर लोब, ये इसका सुपीरियर लोब कहलाएगा। फिर इसी तरह से ये इसका बीच में आ जाएगा मिडल लोब, ये इसका मिडल लोब कहलाएगा। और ये नीचे वाला फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों, इसको क्या कहेंगे, इसको आप इंफीरियर लोब का नाम दोगे, इंफीरियर लोब। अब आप देख सकते हैं ये सुपीरियर, ये मिडल, और ये क्या है इसमें इंफीरियर लोब कहलाते हैं। इसमें देखें ये तकरीबन हॉरिजेंटल इन पोजीशन है, ये क्या है, ये तकरीबन हॉरिजेंटल इन पोजीशन, ये डिप्रेशन सा होता है। इस डिप्रेशन को, ये जो हॉरिजेंटल इन पोजीशन है, तो इसको आप क्या कहोगे, हॉरिजेंटल फिशर। ये हॉरिजेंटल फिशर कहलाता है। फिशर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर, ये डिप्रेशन सा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल फिशर का नाम देखें। और ये देख सकते हैं इसकी पोजीशन क्या है, ऑब्लिक है, तो इसको क्या नाम देंगे, ये ऑब्लिक फिशर कहलाएगा। इसको आप ऑब्लिक फिशर का नाम दोगे। ये जो डिप्रेशन सा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये इसका ऑब्लिक फिशर कहलाता है। तो इस तरह राइट लंग कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लोब्स, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लोब्स, ये आपको क्लियर हो जाए। इसी तरह फिर लेफ्ट लंग के बारे में आपको मालूम हो कि लेफ्ट लंग क्या होता है, ये स्मॉलर इन वॉल्यूम। लेफ्ट लंग जो है ना, लेफ्ट लंग ये क्या है, इट इज़ स्मॉलर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिहाज से थोड़ा सा छोटा होता है, किसके मुकाबले में, राइट लंग के मुकाबले में। इसमें आपको मालूम हो कि जो लेफ्ट लंग है इसमें कितने लोब्स होंगे, इसमें याद रखिएगा 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं इसमें। और ये स्मॉलर क्यों है, इसकी रीज़न क्या है कि इसमें ये जो एसिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ हार्ट है, ये क्या हम कहते हैं, एसिमेट्रिकल, यानी विदाउट एनी सिमेट्री, ये सीधा नहीं होता, ये ऑब्लिक होता है। एसिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ हार्ट की वजह से ये क्या होता है, स्मॉलर इन साइज, वॉल्यूम के लिहाज से क्या होता है, ये कम होता है। क्या चीज़, लेफ्ट लंग। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर होना
चाहिए। इसमें लोब्स हमने बताया कितने लोब्स हैं बच्चों, इसमें 2 लोब्स हैं। 2 लोब्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे हमें इमेजिनरी लाइन यहाँ पे शो कर रही है। ये वाला इसका सुपीरियर लोब कहलाएगा और ये इसका इंफीरियर लोब कहलाएगा। और इसके दरमियान आपको ये फिशर नज़र आ रहा है। इस फिशर को क्या नाम दोगे, कि क्योंकि देखिए ये इस तरह से ऑब्लिक है, इसलिए इसको आप ऑब्लिक फिशर का नाम दोगे, ये ऑब्लिक फिशर कहलाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट लंग आ गया। अब देखिए इसमें ये जो पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको एक सिमेट्री के हिसाब से एक थोड़ा सीधा साधा बनाया है, लेकिन इतना ये इस तरह से होता नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि ये पार्ट जो होता है यहाँ पे बाकायदा ये कनकेव, इसका यहाँ पे क्या होता है, डिप्रेशन होता है। इस तरफ भी और इस तरफ भी क्या होता है, कनकेव डिप्रेशन होता है। इस डिप्रेशन वाले पार्ट को हम क्या नाम देंगे, ये जो कनकेव साइड में यहाँ पे डिप्रेशन है बच्चों, इस डिप्रेशन को हमने क्या नाम देना होता है, दैट इज़ व्हाट, हाइलम। ये हाइलम कहलाता है। ये वो जगह होती है जहाँ से ब्रोंकाई इंटर होते हैं किसमें, इनटू द लंग्स, और इस तरह से इसके ब्लड वेसल्स वगैरह भी यहीं से लिंक्ड होते हैं किसके साथ, लंग्स के साथ। तो इसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं, हाइलम। तो ये किस किस्म का है, ये डिप्रेशन किस किस्म का होता है, ये कनकेव मीडियल सरफेस कहलाती है। इसको कहते हैं कनकेव मीडियल सरफेस, कनकेव मीडियल सरफेस। और शेप क्या होती है ये इसकी, स्टूडेंट याद रखिएगा, ये कोरिकल इन शेप होता है, कोरिकल इन शेप के लिहाज से। तो इस तरह से ये हाइलम है, ये मीडियल सरफेस पे पाया जाता है। इसकी भी पोजीशन आपको यहाँ पे क्लियर होनी होती है। अब हमें पता है कि लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। चेस्ट कैविटी के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि चेस्ट कैविटी क्या है। ये जो हमने शो किया हुआ डायग्राम में आप गौर कर सकते हैं चेस्ट कैविटी को। चेस्ट कैविटी के बारे में आपको ये भी क्लियर हो कि ये जो हमने ये इस तरह से ये सर्कल शो की हुई बेसिकली सेक्शन शो किया गया है, ये इसको ये क्या है, बेसिकली रिब है। ये सारी क्या है, रिब्स। आपको मालूम है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है थोरेसिक रीजन में, ठीक है जी। एक तो ये इस पे रिब्स हो गए, फिर रिब्स के दरमियान क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। ये मसल्स है इसके बीच में। इन मसल्स को आप क्या कहते हो, दीज मसल्स आर कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल्स। इनको इंटरकॉस्टल मसल्स का नाम दिया जाता है। इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन। कॉस्टल का मतलब क्या होता है, रिब। रिब को मेडिकल साइंस में हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको बेटा, कॉस्टल कहते हैं। तो कॉस्टल यानी रिब्स के दरमियान जो मसल्स होंगे उसको आप इंटरकॉस्टल मसल्स कहेंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं, ये इसमें आउटर है, आउटर इंटरकॉस्टल मसल्स, और ये क्या है इसका इनर इंटरकॉस्टल मसल होता है। ये आउटर और ये क्या है इसका इनर इंटरकॉस्टल मसल कहलाता है। तो ये दोनों मसल्स याद रखिएगा बच्चों, ये एंटागोनिस्टिक इनका एक्शन होता है। ये देखिएगा, ये यूएचएस सिलेबस की जब हम बात करते हैं ना, तो यूएचएस सिलेबस में याद रखिएगा ब्रीदिंग मैकेनिज्म तो नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको समराइज कर देंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, क्योंकि इसको हमने आगे डिटेल में चूँकि नहीं जाना, क्योंकि हम वो सिलेबस को क्योंकि स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं इनिशियली। लेकिन आपको यहाँ पे पता हो कि इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज़ का, ये आउटर और इनर इंटरकॉस्टल मसल्स का। एक फार्मूला मैं बता देता हूँ जो आपको बड़ा आसानी से याद रहेगा कि किस तरह से आपने इसको याद रखना है कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म को एक बहुत ही आसान तरीका। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा इंस्पायरेशन, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, और ये क्या लिखा है मैंने, एक्सपायरेशन लिखा है। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, राइस, और यहाँ पे क्या मैं लिख रहा हूँ, एरिक। राइस और एरिक, RISE, ये क्या हो गया, ये सॉरी क्या आएगा यहाँ पे, C। राइस और ये क्या लिख दिया, एरिक। हमने क्या किया है,
ये राइस के जो स्पेल हैं इनको हमने आगे पीछे कर दिया। अब यहाँ पे जो इंटरकॉस्टल मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन हमने बताया ना कि ब्रीदिंग मूवमेंट के दौरान क्या होती है, एंटागोनिस्टिक होती है, यानी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा क्या होगा, इसमें रिलैक्स होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको किस तरीके से आपने बताना होगा। आर फॉर व्हाट, आर यहाँ पे आप लिखते जाते हैं, आर फॉर व्हाट, रिलैक्स, ओके। आई फॉर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये आ गए। फिर उसके बाद क्या, सी, सी का मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, और ई का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब आप देखिए क्या होता है इंस्पायरेशन में कि रिलैक्स, आर फॉर क्या है, रिलैक्स, क्या होगा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। फिर सी फॉर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, क्या, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अब यहाँ पे आ जाए, ई किसके लिए हमने यूज़ किया, गौर कीजिएगा। ई फॉर व्हाट, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होंगे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होंगे क्या होंगे, रिलैक्स, आर फॉर रिलैक्स। और इसी तरह से आई क्या होगा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, और सी का मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो कभी भी आपकी गलती नहीं होगी अगर इस रेफरेंस से अगर आपको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो। ये किसके लिए, चेस्ट कैविटी के लिए, जो आप इसको बताते हो ना कि इंस्पायरेशन होती है तो क्या होता है, इनहेलिंग प्रोसेस होता है तो क्या होता है, और इस तरह से एक्सहेलिंग प्रोसेस होता है तो क्या होता है, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम होना या फिर ज़्यादा होना। तो ये बाकायदा ये इंटरकॉस्टल मसल्स का रोल इसमें आप डिस्कस करते हो, तो ये चीज़ आपको कभी भी गलती से आपकी नहीं होगी। और अगर जनरली पूछा जाए कि इंटरकॉस्टल मसल, तो फिर वो बहुत आसान सी बात है, वो आपको अलग से बता दी जाएगी। लेकिन ये चूँकि इससे रिलेटेड बात आई थी तो मैंने इसलिए आपके साथ ये नॉलेज शेयर किया ताकि आप इस चीज़ को भी जहन में रखें। तो बहरहाल ये हो गया क्या, ये चेस्ट वॉल बन गई। चेस्ट वॉल में हमने बता दिया रिब्स और क्या है, इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये इनका आपके सामने रोल आ जाता है। इसी तरह से फिर नीचे की तरफ आ जाती है, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये डायफ्राम है। डायफ्राम के बारे में स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या बनाती है, ये बनाती है बेसिकली फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। फ्लोर बना रही है किस चीज़ का, चेस्ट कैविटी का। और ये किस तरह से, किस शेप में, रिलैक्स फॉर्म में है। तो रिलैक्स फॉर्म में किस तरह से होती है, ये डोम शेप होती है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, नीचे की तरफ आएगी, तो फिर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से नीचे आती है तो ये क्या हो जाती है, ये फ्लैटेड कह सकते हैं या आप कह सकते हैं लेस डोम शेप हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पता हो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में इसकी क्या पोजीशंस होती है, वो एक अलग सी है, इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो बहरहाल ये क्या है, बेसिकली शीथ, इसको हम कहेंगे डायफ्राम, ये फ्लोर बना रही है चेस्ट कैविटी का। ये क्या है, बेसिकली शीथ ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। ये भी पता हो कि ये क्यों, कौन से मसल्स होते हैं, डायफ्राम, ये स्केलेटल मसल्स होते हैं। ये भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बहरहाल स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये आपको ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि लंग्स के मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद एक अहम चीज़ आ जाती है, ये जो लंग्स हैं, लंग्स के बारे में आपको ये बताना है कि दे आर कवर्ड बाय, ये लंग्स जो हैं ये सराउंडेड बाय और कवर्ड बाय, किससे कवर्ड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन सैक से। डबल मेम्ब्रेनस सैक होता है इसमें। ये डबल मेम्ब्रेनस सैक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस डबल मेम्ब्रेनस सैक को हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, इस मेम्ब्रेन्स को नाम क्या देंगे, प्लूरा। ये क्या कहलाएगी, प्लूरा कहलाएगी, ओके। ये डबल मेम्ब्रेनस सैक, तो इसको हम थोड़ा सा भी अभी एक्सप्लेन करेंगे कि प्लूरा का क्या यहाँ पे रोल होता है। ये जो प्लूरा है, हमने क्या बताया है कि सराउंड ईच लंग, ये एक लंग में हमने शो किया, दूसरे में शो नहीं किया, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है ना। इसमें स्टूडेंट्स अब देखिए कि इसको पहले तो हम बता दें कि इसकी ये डबल लेयर कौन सी होती है। ये आउटर है, ये कौन सी है, इनर है। तो इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर, इसको हम क्या कहेंगे, आउटर को कहेंगे पैराइटल प्लूरोल। ये क्या कहलाएगी, पैराइटल प्लूरोल, इसको हम पैराइटल। और जो इनर है ये क्या कहलाएगी, इसको इनर को विजरल
विजरल प्लूरोन का नाम देंगे। तो पैराइटल और विजरल, इनके दरमियान आप देख सकते हैं कैविटी मौजूद है, इसको आप प्लूरल कैविटी कहोगे। और फिर इस प्लूरल कैविटी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए क्या होगा, इसमें फ्लूइड होगा, इसमें अंदर, इसके अंदर क्या होगा बच्चों, फ्लूइड होगा, फ्लूइड, जिसको आप क्या नाम दोगे, प्लूरल फ्लूइड का नाम दोगे। ये इसकी कहाँ पे होगा, इस कैविटी के अंदर यूँ होगा। और ये अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह से फुली फिल्ड होगा या फिर पार्शली फिल्ड होगा। पार्शली फिल्ड याद रखिए, इसके लिए वर्ड आपने क्या याद रखना है, इट इज़ पार्शली फिल्ड, ये पार्शली फिल्ड होता है। या फिर इस तरह से भी कह सकते हो कि ये क्या होता है, आ फिल्म ऑफ फ्लूइड, इसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होता है, आ फिल्म ऑफ फ्लूइड की सूरत में ये प्रेजेंट होता है, ये किस में, इस प्लूरल कैविटी के अंदर। ठीक है जी, तो इसको हम फिल्म ऑफ फ्लूइड का नाम देते हैं। इसका काम क्या होगा, इसके बारे में आप देख सकते हैं, इसका रोल जो होता है बड़ा अहम रोल है, यानी ये इनेबल करता है किस चीज़ को, इनेबल देम क्या, टू स्लाइड ओवर वन एनदर। ये अब ये क्या है, आपको मालूम है ब्रीदिंग मूवमेंट्स होती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में चेस्ट वॉल ऊपर भी जाती है, चेस्ट वॉल नीचे की तरफ भी जाती है। तो लिहाजा ये जो स्लाइड ओवर वन अनदर, ये कि फिल्म ऑफ फ्लूइड यानी फुली फिल्ड ना होने की वजह भी क्या है, ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो आपको यहाँ से ये पता हो कि हमने दो वर्ड इस्तेमाल किए हैं, एक प्लूरल और दूसरा विजरल। विजरल विस्कस से लिया गया, विस्कस किसको, सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स को हम विजरल ऑर्गन्स का नाम भी देते हैं। विजरल प्लूरोन जो है, ये देख सकते हो बच्चों कि ये जो लंग्स के साथ जो अटैच है, इसे क्या कह रहे हैं, विजरल प्लूरोन। और फिर दूसरी कौन सी है, ये दूसरी हमने क्या बताई है, पैराइटल प्लूरोन। पैराइटल मतलब टुवर्ड द, ये क्या है, टुवर्ड द पेरीफ्री, पेरीफ्री की तरह। ये किसके साथ अटैच है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज लिंक्ड विद द चेस्ट वॉल, ये चेस्ट वॉल के साथ अटैच है। और फिर नीचे से आप देख सकते हैं इट इज लाइंड, ये किसके साथ है, ये बेसिकली सरफेस ऑफ द डायफ्राम के साथ ये लिंक्ड होती है। क्या चीज़, ये पैराइटल प्लूरोन। अब देखो बच्चों, इसमें ये जो हमने बात की ना, ये फिल्म की, और ये स्लाइड किस तरह से होती है ब्रीदिंग मूवमेंट में, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देखिए लैब में आप स्लाइड बनाने के लिए क्या लेते हैं, प्लेट स्लाइड्स ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों ये एक प्लेट स्लाइड ली है, और इस प्लेट स्लाइड को इस तरह से हम रफली शो कर रहे हैं। ये आपके पास क्या है, प्लेट स्लाइड। अब इस पर आप क्या डालते हो बच्चों, तो वाटर, और वाटर डालने के बाद इसके ऊपर एक और स्लाइड रख देते हो। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये एक और स्लाइड रख देते हैं, ये एक और हमने इस पर स्लाइड के ऊपर क्या रख दी, एक और स्लाइड रख दी, बीच में पानी रखा है। अब आप इसको यूँ उठाओगे तो ये स्लाइड इसके ऊपर से नहीं उठेगी, लेकिन अगर इस स्लाइड को राइट लेफ्ट मूव करोगे तो ये राइट लेफ्ट मूव आसानी से होगी, क्या, ये स्लाइड। लेकिन आप उसको यूँ उठाओगे तो ये नहीं उठेगी। तो लिहाजा आप ये कह सकते हो, ये जो हमने कहा इनेबल देम टू स्लाइड ओवर वन अनदर, ये इस तरह से जो ब्रीदिंग मूवमेंट के दौरान चेस्ट वॉल ऊपर और नीचे जाती है, तो ये इस तरह से बाकायदा इसकी क्या होती है, यूँ स्लाइडिंग होती है। किस वजह से, इस फिल्म ऑफ फ्लूइड की वजह से ऐसा होता है बच्चों। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ तक कि क्या हमने बताया कि ये प्लूरल फ्लूइड के बारे में। अब इसके बाद हमने थोड़ा सा और आगे भी चलना है, क्योंकि हमने कहा था लंग्स से रिलेटेड हमने कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करनी है। तो अब हम आते हैं किस तरफ, टुवर्ड द लंग्स कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी, लंग्स कैपेसिटी के बारे में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कर दी जाए, दैट इज़ रिलेटेड विद द पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसके मुताबिक हमने चीज़ों को फॉलो करना है। अब हमने किसकी बात करेंगे, इन एन एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन को हमने लेना होता है एज स्टैंडर्ड के तौर पे, जिसमें हम कहते हैं कि व्हेन लंग्स आर फुली क्या होंगे, ये इन्फ्लेटेड
फुली इन्फ्लेटेड हो तो टोटल इनसाइड कैपेसिटी कितनी होगी? टोटल इनसाइड कैपेसिटी जो होगी वो याद रखिएगा कितनी होगी? अबाउट 5 लीटर्स होगी। कितनी होगी? 5 लीटर्स होगी। अब ये 5 लीटर जो है ये हमने ऑब्वियसली पंजाब टेक बोर्ड को ही फॉलो किया है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में वॉल्यूम जो है वो या सॉरी कैपेसिटी जो दी जाती है लंग्स की वो डिफरेंट होती है। बाज़ जगह पे 6 लीटर भी दिया हुआ है या 5.8 लीटर भी दिया हुआ है, तो डिफरेंट वैल्यूज़ होती है। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू कौन सी याद रखनी है? अबाउट 5 लीटर। तो ये 5 लीटर जो होती है इसमें जो कैपेसिटी हम बता रहे हैं ये क्या कहलाएगी? लंग कैपेसिटी। इसको हम लंग कैपेसिटी का नाम देते हैं। फिर उसके बाद एक अहम चीज़ टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम के बारे में आपको पता हो कि क्या होता है। अब इसी टाइडल वॉल्यूम का जहाँ तक ताल्लुक है तो हम किस में बात करते हैं, कब ये हम लेते हैं टाइडल वॉल्यूम? ये आपको पहले पता हो कि नॉर्मली क्या होगा? एट रेस्ट की सूरत में और अस्लीप या फिर सोने के दौरान, इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मली एट रेस्ट और क्या होगा? अस्लीप। क्या होगा कि इसमें हमने बताना होगा कि ये ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है दैट इज ओनली एक्सचेंज कितना होता है? ओनली हाफ ऑफ लीटर। ये इसमें क्या होता है? जब नॉर्मली एट रेस्ट और अस्लीप एक्सचेंज कितना होगा? ओनली हाफ लीटर होगा। यानी हाफ लीटर जब एक्सचेंज की बात कर रहे हैं ना तो इसका मतलब और भी आपको पता हो, ये बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं कि ड्यूरिंग 1 ब्रेथ, एक मरतबा जो हम सांस लेते हैं उसको क्या कहते हैं? उसमें ये एक्सचेंज होगा, यानी इनहेलिंग भी और एक्सहेलिंग भी। तो ड्यूरिंग 1 ब्रेथ हम इसको जनरली कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? इसका टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? टाइडल वॉल्यूम। फिर इसी तरह से बच्चों जब एक्सरसाइज के दौरान क्या होगा? एक्सरसाइज के दौरान आपको मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इनसाइड द लंग्स एंड एक्सपेल्ड आउट। क्या हम बता रहे हैं इसमें? वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इनसाइड द लंग्स के अंदर जाना और साथ साथ एंड एक्सपेल्ड क्या होगा? बाहर निकल जाना। अबाउट कितना होता है? दैट इज 3.5 लीटर। 3.5 लीटर्स। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में भी जो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम बनेगा, क्या बनेगा? रेजिडुअल वॉल्यूम। ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना होगा बच्चों? ये होगा 1.5 लीटर्स। 1.5 लीटर्स। तो ये आपको लंग कैपेसिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। और फिर बच्चों इसमें ये भी एक और अहम बात याद रखनी है आपने कि ब्रीदिंग रेट हमारा नॉर्मल क्या होता है? ब्रीदिंग रेट जो है हमारा 15 to 20 टाइम्स पर मिनट, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता है। यानी ये जो हम बात कर रहे थे किस चीज़ की? ड्यूरिंग रेस्ट और स्लीप की बात कर रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान ये जो रेट है वो कितना चला जाता है? 30 टाइम्स पर मिनट। अब डिफरेंट बुक में डिफरेंट डाटा है, लेकिन आपने क्या याद रखना है? 30 टाइम्स पर मिनट तक चला जाता है ये। तो ये भी अहम इंफॉर्मेशन है जो आपको क्लियर करनी है लंग्स के हवाले से। फिर इसी तरह से आपको एक और कंपैरिजन देना है। यहाँ पे कंपैरिजन किस चीज़ का देना है कि इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर में जो कंपैरिजन आता है दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम
MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही अहम है। उसमें मुख्तसर सी बात है लेकिन बड़ी अहम है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम कहते हैं ये इनहेल्ड की परसेंटेज हम शो कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेल्ड इसकी परसेंटेज शो कर रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे हम जो भी गैसेस हैं, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन आ जाती है, ऑक्सीजन का आपको पता हो 21% क्या होती है इनहेल्ड, और एक्सेल्ड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया आपके पास, यानी 16% क्या होती है एक्सेल्ड होती है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको पता हो, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड कितनी होती है 0.04% और एक्सेल्ड कितनी होती है, दैट इज़ 4% होती है। इसी तरह से अगर हम वाटर वेपर्स की बात करें तो वाटर वेपर्स, अब आप देखिए इसमें क्या होगा कि जो इनहेल्ड होंगे वो क्या होंगे वेरिएबल हो सकते हैं, यानी वेदर कंडीशन ड्राई भी हो सकता है, ह्यूमिड भी हो सकता है। तो वाटर वेपर इनहेल्ड क्या होंगे वेरिएबल होंगे, लेकिन एक्सेल्ड हमेशा याद रखिएगा क्या होंगे सैचुरेटेड। एक्सेल, क्योंकि एक्सेल आउट होती है ना जब एयर, तो ऑब्वियसली इसने किधर से गुजरना है, एयर पैसेज वे से गुजरना है, तो वहाँ पे वो आपको मालूम जिस तरह इनहेल्ड एयर मॉइस्ट होती है, इस तरह से एक्सेल्ड एयर भी क्या हो जाती है मॉइस्ट हो जाती है। यानी क्या हम कहेंगे इसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे सैचुरेटेड। इसी तरह से बच्चों इसमें नाइट्रोजन के बारे में भी आपको पता हो, नाइट्रोजन के बारे में आपको ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे ब्लड में आगे फर्दर जितनी भी ये लंग्स में जितनी भी जाती है और लंग्स से उतरी क्या वापस आ जाती है, ये एब्जॉर्ब नहीं होती, तो लिहाजा ये इसका 79% इनहेल है, तो 79% क्या होगा इसका एक्सेल होगा। और इसी तरह से फिर आ जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी आपको पता है इसके बारे में इनहेल्ड में क्या होंगे आप खुद जज कर सकते हैं। इसमें इनहेल्ड में स्टूडेंट्स क्या होंगे ये वेरिएबल होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा कि एक्सेल्ड एयर में कितने होंगे, याद रखिएगा यहाँ पे इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्या होगी नेल हो जाएंगे। वजह क्या होती है कि फिल्ट्रेशन नेजल कैविटी से भी होती है, फिर आगे जाकर ट्रैकिया में आप देखते हो वहाँ पे क्या होता है सीलिया म्यूकस मेम्ब्रेन, वो उसको ट्रैप करके वापस पुश करते हैं, तो लंग्स पे जाते जाते अच्छी खासी एयर बिल्कुल फिल्टर होती है और बाहर एक्सेलिंग की दौरान जो बाहर निकलेगी तो उसमें ऑलमोस्ट नील होते हैं क्या डस्ट पार्टिकल्स। तो ये आपके पास कंपैरिजन आ जाता है। इसमें से भी MCQs बनते हैं बच्चों, ख्याल करना है कि ज़रूरी नहीं है एक टेबल की फॉर्म में भी आ सकता है कि टेबल में ये आपको कुछ चीज़ें रिमूव कर दी जाए, इसको रिमूव कर दें, इसको रिमूव कर दें एंड वट एवर, ये इसको रिमूव कर दें। आपसे पूछा जाए कि इस जगह पे क्या सूटेबल यहाँ पे फिगर आ सकता है, तो ऑप्शंस आपको ज़ाहिर है मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन दी जाती है, ए अल्फ़ा बीटा और इसी तरह से चार्ली और डेल्टा, उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी ऑप्शन आपकी करेक्ट है। तो लिहाजा बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना होता है और आसान से आसान क्वेश्चन क्या होगा कोई एक आपसे पूछी जा सकती है इसमें से परसेंटेज। तो ये क्या है बच्चों लंग्स कैपेसिटी के बारे में अब हमने देखा। अब आगे हमने मज़ीद जो चलना है वो क्या देखेंगे, बेसिकली हमने आना है टुवर्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की तरफ।